हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम सोल्व कर रहे थे TGT हिंदी का जो एस्टेट का पेपर आया था, TGT हिंदी एस्टेट, ठीक है, 2024, यानी कि 2024 वाला जो पेपर अभी 30 और 31 जुलाई को हुआ था। तो 31 जुलाई को TGT का पेपर हुआ था, उसी को हम सोल्व कर रहे थे। और लगभग मैंने जो है 91 से लेकर और 110 तक के जो क्वेश्चनों की एक वीडियो मैंने डाल दी थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का आ रहा है। तो मैं जैसे ही अभी स्कूल से आई और मैंने फ़ोन देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बच्चे उसे लाइक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आगे के जो बचे खुचे प्रश्न हैं उन्हें भी कर देती हूँ। और इसी के संदर्भ में इसको सोल्व करवाने के लिए मेरे पास लगातार जो है कमेंट आ रहे हैं कि मैम इसी तरीके से आप PGT का पेपर भी सोल्व करवाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। जिस तरीके से आपने अभी तक अपना प्यार दिखाया है इससे पहले वाली वीडियो पर, तो इस वीडियो को भी आप इतना ही लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों, साथ ही अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। NCERT भी मैंने करवा रखी है, लेकिन जो आपका नवंबर में एस्टेट होगा 2025 वाला, जैसे कि नवंबर 2025 ही बोलते हैं हम, लगभग नवंबर में इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं और दिसंबर तक एस्टेट ले लिया जाता है। लेकिन 2024 वाला जो एस्टेट है इसमें काफ़ी डिले होता गया, पोस्टपोन होता गया, तो वो बाद की बात है। तो नवंबर वाले एस्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कहीं से भी आपको किसी भी प्रश्न के बारे में हेल्प मिल जाती है। साथ ही इसमें हम ये भी एनालिसिस कर रहे हैं, संपूर्ण विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि मैम NCERT के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि मैंने मैंने एस्टेट के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट में मैंने सबसे पहले जो है एस्टेट का सिलेबस है उसको डिफाइन कर रखा है। उसमें ये बता रखा है कि आपका हिंदी व्याकरण के कितने क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर से कितने आते हैं और NCERT से कितने आते हैं। तो लगभग मैं बताती हूँ कि NCERT से 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पेपर में हम देखते हैं जो जो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाती जा रही हूँ वहाँ पर मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ ही कि ये क्वेश्चन NCERT का है। तो NCERT भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन पेपर जैसे ही हम सोल्व करवा देंगे सारे, उसके बाद मैं 6th क्लास के NCERT से स्टार्ट कर दूंगी। साथ ही जो कैंडिडेट अभी तक वेट नहीं कर सकते तो NCERT काफ़ी हद तक मैंने एस्टेट के लिए पढ़ा रखी है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए और NCERT को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर उसके बावजूद भी आपको वीडियो नहीं मिलती हैं तो मेरे पास कमेंट कीजिए। मेरे पास एक कमेंट लगातार आ रहा है कि मैम हमारे पास कोई बुक नहीं है। तो TGT की जो तैयारी करना चाहता है, देखो अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, वैसे मैंने बुक की एक अलग से वीडियो भी अपने यहाँ पर डाल रखी है, आप उसे देखकर सर्च करके आप देख सकते हैं कि कौन सी बुक एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से नेट के लिए है। तो अगर मैं अभी TGT और PGT एस्टेट की बात करूं तो आप सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की एक बुक आती है, आप उसमें से उसे आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आप उसमें आपको लीनियर क्वेश्चन के माध्यम से हर टॉपिक दिया गया है, एक रेखीय प्रश्न के माध्यम से, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। उसके साथ ही अगर दूसरी बुक की बात करूं तो अशोक तिवारी की पुस्तक मेरे पास है, जिसमें कि हर एक टॉपिक काफ़ी डिटेल से दिया गया है। तो ये दोनों ही बुक मैंने फॉलो करी हैं और आप भी इनमें से कोई बुक खरीद सकते हैं। तो शुरुआत करती हूँ सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 की। और प्रश्न नंबर 11 ये जो है लिटरेचर में से पूछा गया है। और जब मैंने विद्यापति के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है और विद्यापति का जब मैंने वीडियो डाली थी तो इन सभी दोनों बातों पर मैंने विचार किया था और बताया भी था कि ये विद्यापति का जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ाया था, तो ये बताया था। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप मेरी वो वीडियो अगर आपने देख रखी होती तो ये पेपर है ना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप समझ जाइए, नवंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए आप जमकर तैयारी करें। प्रश्न नंबर 11 है, विद्यापति के संदर्भ में अनुचित कथन चुनिए। तो विद्यापति के बारे में आपको यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं अलग अलग लेखकों के। इनमें से जो अनुचित है, जो सही नहीं है, वो आपको छांटना है। तो जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो विद्यापति की पहला ही कथन है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगार है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो ये कथन डॉक्टर बच्चन का है। आपको क्या करना है कि ये
कथन भी आपको याद रखना है, लेकिन हो सकता है कि किसी भी पेपर में किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है। तो इस तरीके से प्रश्नों का उत्तर और उत्तर का प्रश्न बनते देर नहीं लगती, इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। दूसरा कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये बिल्कुल सही बात है, और ये कथन भी डॉक्टर बच्चन का है। अब इनमें से अनुचित आपको चूज करना है। विद्यापति की पदावली पर गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें अनुचित कौन सा है, तो पॉइंट नंबर 4 जो है ये अनुचित है। इनके पद पश्चिम बंगाल में नचारी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपको, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अनुचित है। प्रश्न नंबर 11 के बाद अगला आता है प्रश्न नंबर 12, और प्रश्न नंबर 12 जो है ये आपको इधर मिलेगा। इसमें स्थापना और तर्क वाले प्रश्न काफ़ी दे रखे हैं। मैंने यही कहा था कि बेटा इसे आप ढंग से पढ़ें। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेंगे कि कौन सा क्या है, स्थापना में क्या दिया हुआ है और तर्क में क्या दिया गया है। तो स्थापना में कहता है कि रीतिमुक्त धारा के कवियों ने, अब ये रीति काल का है ये प्रश्न, और रीति काल में 3 धाराएं काफ़ी प्रसिद्ध थी, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। अगर इन तीनों का पता है, इन तीनों में अलग अलग कवि हैं, क्योंकि रीति काल के जितने भी कवि थे वो अलग अलग रीति से लिख रहे थे, इसलिए अनेक विद्वानों ने इनको 3 धाराओं में बांट दिया। तो क्या कहा है, रीति मुक्त धारा के कवियों ने किसी प्रकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं किया, अपनी भावना का स्वच्छंद प्रकाशन किया, और इसके जो कोट हैं वो नीचे दे रखे हैं। और तो ये बात जो है ना बिल्कुल सही है। रीति मुक्त जो धारा थी उसमें ये था कि जो रीति परिपाटी चली आ रही थी रीति काल में, तो रीति मुक्त के अंदर जो कवि थे घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, इनको क्या है, इन्होंने उस परंपरा को नहीं अपनाया। ठीक है, इन्होंने स्वच्छंद रचनाएं लिखी। अगर आपको रीति मुक्त से एक स्वच्छंद शब्द भी पता होता तो आप इसे सही कर देते, तो ये स्थापना बिल्कुल सही है। उसके बाद है, इस धारा के कवियों की मनोवर्ती वियोग में अधिक रमी है, जिसमें भाव प्रणव प्रवण हृदय की सच्ची अनुभूति का प्रकाशन है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे घनानंद की भी प्रेमिका थी, तो वियोग प्रधान जो है ज़्यादा लिखे गए हैं इसमें। तो दोनों ही तर्क सही हैं, तो इसका ऑप्शन जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, और 113 का आपको सही आंसर करना है। इसमें भी कूट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है, विश्व साहित्य की अमूल्य निधि तोतो चान के विषय में असंगत है। ये तोतो चान वाला जो है ना, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ये मूलतः इसमें असंगत बताना है कि तोतो चान को लेकर आपको कौन सा जो कथन है वो असंगत लगता है, ये बताना है आपको। यह मूलतः चीनी भाषा में लिखी गई, तो इसमें से आपको बताना है। पहले चारों आपको पढ़ लेने हैं, और कोट यहाँ पर नीचे दे रखें। प्रश्न नंबर जो है 113 है, और 113 का जो है वो आपको बताना है इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन असंगत है। पहला जो ऑप्शन है ये असंगत है, ये मूलतः चीनी भाषा में लिखी गई है। तो तोतो चान वाली, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो इन्होंने ये पॉइंट लिख दिया कि ये भी चीनी भाषा में लिखी गई होगी, लेकिन ये असंगत है। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है, ये बिल्कुल सही है। ये एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अगला अनुचित पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5। इस पुस्तक की मूल लेखिका पूर्वा यागिका कुशवा है, जो स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। तो असंगत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ये 1 और 5 जो ऑप्शन है ये असंगत है। 113 के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 114। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें बताना है आपको कि उपसर्ग की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। तो उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्दांश के आगे लगता है, और प्रत्यय जो है किसी भी शब्दांश के पीछे लगता है। तो यहाँ पर आपको अनुचित विकल्प चुनना है, जिसमें कि यानी कि उपसर्ग सही से नहीं लगा हुआ है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसमें
अनुचित विकल्प छांटना है और प्रश्न नंबर 114 का सही आंसर करना है आपको। तो परी, सबसे पहला उपसर्ग है परी, और परी से 3 शब्द बनाकर दे रखे हैं, पर्यंक, पर्यवेक्षण, पर्यसुख। तो ये बिल्कुल सही है, ये अनुचित विकल्प नहीं है। यहाँ पर जो है उपसर्ग बिल्कुल सही लगे हुए हैं। उपसर्ग आता है औपनिषदिक, औपचारिक, उपालंब। तो आप इसे बोल रहे हैं तो ये आप देखो, जिसमें इक प्रत्यय जुड़ता है ना, इक प्रत्यय जिसमें जुड़ता है, तो इक प्रत्यय जुड़ते ही जो पहला जो होता है, जैसे कि ये उपचार है, उपचार है, ठीक है, उपचार है, उपचार, इससे औपचारिक बन गया। उपचार शब्द है, इसमें इक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो क्या होगा कि ये जो इक प्रत्यय जुड़ते ही पहला जो है ना, पहला जो स्वर है उसमें परिवर्तन कर देता है, उस स्वर को दीर्घ कर देता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो औ आ गया, तो इसमें कैटेगरी में आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ओ और औ। मैं थोड़ा इसे ढंग से लिखती हूँ। जैसे कि इक प्रत्यय जोड़ते हैं किसी भी शब्द में, तो मैंने बताया कि पहले, जैसे ये उपचार शब्द है तो पहले स्वर में ये परिवर्तन कर देता है और उसे दीर्घ कर देता है, तो ये ऊ है। अब ऊ में दीर्घ कैसे हुआ, ऊ, और उसके बाद अगला होता है ओ, और उसके बाद होता है औ। तो इन चारों, ये पेयर होता है, इन चारों का दीर्घ कौन सा है, ये है। तो ये जो ऊ था ये किस में परिवर्तित हो गया, औ में हो गया। तो इस तरीके से ये बन गया औपचारिक, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 114 का आदित्य, आधिकारिक और आधिपत्य, ये जो है ना, इसमें आ उपसर्ग बिल्कुल गलत है। तो ये जो है ना, इसका ऑप्शन जो 3 है ये अनुचित विकल्प है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुवेशक, अनुष्ठान और अवंती, ये जो हैं आप देख रहे होंगे कि ये यण संधि के यहाँ पर आपको उदाहरण दिख रहा है, अनुवेशक। अगर इससे पता, इसमें ये का ई, वै का ऊ और री का रे हो जाता है, तो ये न है, वै का ई का ये, ऊ का वै, तो ऊ है, वै दिया हुआ है तो ये ऊ हो जाएगा। तो ये यण संधि अगर आपको आती है तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचित विकल्प ऑप्शन 3, ठीक है। काफ़ी मैं डिटेल से बताने का प्रयास कर रही हूँ जितना मुझे पता है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 115, पुल्लिंग शब्दों का चयन करना है आपको। अब पुल्लिंग शब्द आपको कैसे छांटने, प्रश्न नंबर 115 में आपको सही आंसर चूज करना है। पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, माधुर्य, गुड़साला, मोती, हतभागी, दशा और ग्रंथ। तो 115 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 है राइट आंसर, ठीक है। ए जो है माधुर्य, जो सूरदास की भक्ति थी वह माधुर्य भाव की भक्ति थी। आपको ना ये शब्द जो है, जैसे गुड़साला, इसमें आपको क्या करना है कि गुड़साला अच्छी है, आप अच्छा है, अच्छी है विशेषण लगा के देख सकते हैं। तो इससे अच्छा है तो पुल्लिंग है, अच्छी है आता है तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ऐसे आप लगा लगा के देख सकते हैं। तो मोती अच्छा है, ऐसे नहीं कहते हम मोती अच्छी है, ठीक है। तो मोती पुल्लिंग है, तीसरा ऑप्शन, ये तीसरा तो 3 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद है इसका जो मैंने तीसरा ऑप्शन आपको, माधुर्य जो है ये पुल्लिंग शब्द है। और हतभागी ये जो है ये भी पुल्लिंग है। दशा, उसकी दशा, तो ये भी पुल्लिंग शब्द में है, ये नहीं पुल्लिंग में नहीं है, स्त्रीलिंग है। जैसे कि परीक्षा के बाद उसकी दशा अच्छी नहीं है, तो अच्छी है तो ये पुल्लिंग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 5 जो जिसमें है उसको कट कर दो, वो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। इसमें ऑप्शन 5 नहीं है, देखो फिर से आपको दिखाती हूँ, ऑप्शन 5 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास कितने रह जाते हैं, 2 रह जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्नों को छांट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है अच्छा है, अच्छी है विशेषण लगा के देख सकते हैं, कोई भी और शब्द आप जोड़ के देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 आता है, मेघ आए, और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है और ये भी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, इसमें मानवीकरण अलंकार है। और मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघों के आने की तुलना किससे करते हैं, मयूर से, श्रृंखला से, पाहुन से, कोयल की कूक से। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो मेघ बंठन के सवर के कौन आता है, मेहमान आता है,
ठीक है, तो पाहुन से की है इसकी। पाहुन काम में जैसे इस पूरी कविता को पढ़ोगे, खिड़कियां खोल कर देखते हैं, है ना, तो पाहुन से इसकी की गई है। मेघ आए, अब ये भी याद रखें कि मेघ आए कविता किसने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो पाहुन से क्या की है? इसकी तुलना की है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। असंगत विकल्प आपको छांटना है कि उसने आम खाया। प्रश्न नंबर 117 का सही आंसर करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जैसे देखते हैं, उसने आम खाया, असंगत विकल्प छांटना है। अब भाई आम इसमें तो कर्म है, सकर्मक, ये बिल्कुल सही बात है। मोर नाचता है, मोर खुद पर ही क्रिया हो रही है, यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक है, ये भी बिल्कुल सही है। वह दुकान से आकर सो गया, तो आकर पहले आया और फिर सोया, यहाँ पर दो क्रिया हो रही हैं, तो पहली क्रिया जो है वो पूर्वकालिक है, तो पूर्वकालिक क्रिया ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असंगत विकल्प है ये चौथा। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, और प्रेरणार्थक क्रिया होती है जैसे कि काम खुद न करके हम किसी दूसरे से करवाएं। जैसे मम्मी मेरे लिए चावल बना दो, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक होगी, और ये कह दें कि मम्मी मेरे लिए चावल बनवा दो, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक होगी। दो तरीके की प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद, और ये अगर आप क्रिया का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण के टॉपिक मैंने लगभग करवा रखे हैं, आप वहाँ से देखें। तो अगर आपने वो देखी हुई होती तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही होता। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 18 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। ये लिटरेचर का प्रश्न है, अगर आपने रचनाएं याद कर रखी हैं तो आप बिल्कुल सही करेंगे। इसे प्रश्न नंबर 18 का बताना है आपको। तो शतरंज के खिलाड़ी बूढ़ी काकी कफन पूस की रात, बूढ़ी काकी शतरंज के खिलाड़ी पूस की रात कफन। कफन जो है ना, इसकी सबसे अंतिम रचना है। तो यहाँ पर अगर आपको 1-2 का भी पता है, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बूढ़ी काकी, तो बूढ़ी काकी तो शुरू में ही आ जाती है। मैंने भी इसकी रचनाओं के सन याद नहीं करे थे, लेकिन प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं थी मैंने सभी सीक्वेंस से लिख रखी थी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 118 का सही आंसर ऑप्शन 2। तो मैंने बताया ना कि कफन इसके सबसे लास्ट में आएगी, तो ऐसे आपके पास ऑप्शन 2 बच जाता है और ऑप्शन 4 बच जाता है। अगर इसमें आपको किसी 1-2 का भी पता है ना, तो आप बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक है, तो बूढ़ी काकी इसमें सही आ जाएगा। 118 का ऑप्शन 2। 119 पे आता, निम्न में से असंगत आपको चुनना है। अलंकार कुछ 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, और इसमें आपको ये क्या कह रहे हैं कि असंगत चुनने के लिए कह रहे हैं। अलंकार संज्ञा शब्द में 119 का आपको सही आंसर करना है। अलंकार संज्ञा शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से आलंकारिक विशेषण शब्द की रचना हुई। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि यह अलंकार शब्द है। ठीक है, इसमें इक प्रत्यय जुड़ गया, इक प्रत्यय जुड़ गया। अब ए है, तो ए में दीर्घ आई होता है, ई प्रत्यय जुड़ते ही इसको दीर्घ कर देगा, तो ये आलंकारिक बन गया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है समकाल संज्ञा शब्द में इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन विशेषण शब्द की रचना हुई है। समकाल में समकालीन इन है इसमें प्रत्यय। ठीक है, इन बड़ी ई की मात्रा है और ये छोटी ई की मात्रा कह रहा है, तो असंगत है। ठीक है, तो 119 का जो है राइट आंसर भी ऑप्शन 2 हो जाएगा। संचय और देख लेते हैं ऑप्शन। संचय संज्ञा शब्द में इत प्रत्यय जुड़ने से संचित शब्द की रचना हुई है, बिल्कुल सही है, संचित इत प्रत्यय है। पुस्तक संज्ञा शब्द में ये प्रत्यय जोड़ने से पुस्तकीय शब्द की भी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 120, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पर बताना कि वचन संबंधी। प्रश्न नंबर 120 का सही आंसर करना है आपको। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। मनुष्य वाक्य में वचन संबंधी गलती भी बता रखी, एक वचन बहुवचन संबंधी। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करता है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करता है। विद्वान व्यक्ति के अनेकों भाषाओं का, देखो अशुद्धि छांटनी है, अशुद्धि छांटनी है, वही मैं सोच रही थी कि ये वाक्य बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और प्रवीण के तेवर आजकल बदल रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम इसमें क्या गलती है, तो अगर आपको एक ही बात बताऊंगी कि जो अनेक शब्द है ना वो अपने आप में बहुवचन है। तो
तो इसका अनेकों कभी नहीं होगा। आपको अनेकों जहाँ कहीं भी लिखा हुआ मिले उसे आप अशुद्ध कर दो, गलत कर दो। तो ये अगर इस शब्द के बारे में भी आपको पता था तो आप तुरंत इसको टिक कर दे 1-2 सेकंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं 120 के बाद 121 प्रश्न के नंबर। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 121 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 121 का सही आंसर आपको चूज करना है कि शब्दों को उनके अर्थ बताना। इंदु, इंदु का मतलब क्या होता है? तो आपने अगर पर्यायवाची की मैंने सारी वीडियो डाल रखी हैं, 1-2 वीडियो रहती है वो डाल लूँगी। तो इंदु किसका पर्यायवाची है? 121 का जो है ना, ए इंदु का होता है चंद्रमा। तो ए का दूसरा अभी 2 ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शन हमारे कट हो जाते हैं। इंदूर क्या होता है? इंदूर होता है चूहा। ठीक है, तो ए बी का पहला, तो ये भी अभी दोनों में सेम है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों में सेम है। उसके बाद है करीश। करीश ये मैंने पढ़ा रखा है, ये दोनों शब्द श्रुति संभिन्नार्थक में, अगर आपने मेरे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़े हैं तो ये आप बिल्कुल सही करते। तो करीश का हो जाएगा, करीश का मतलब है, इसका है ऑप्शन 121 है ना, 121 का इसका हो जाए सूखा गोबर। अरे करशी बोलते हैं ना, कई कोर बोल देते हैं, कई बार करशी बोल देते हैं कि करशी तोड़ के लाए, कोर तोड़ के लाए, उसे करीश बोलते हैं। सूखे गोबर को उपले में से तोड़ कर लाते हैं। उसके बाद करीश, तो ये गजराज। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो मेरी देख रखी हो तो आपके बिल्कुल सही हो जाता है ये प्रश्न भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 122। और आज भी मुझे नहीं लगता है कि 150 तक मैं करवा पाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। अव्ययभाव समास के उदाहरण नहीं है। अव्ययभाव समास को आपको जानने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें इसका उदाहरण नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले उस शब्द के आगे उपसर्ग मिलेगा। उस शब्द के, जिस शब्द के आगे आपको उपसर्ग मिले समझ जाओ अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन में प्रति है, आजानो में आ उपसर्ग है, तो ये इसका आंसर नहीं है। प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है, निर्विवाद में निर उपसर्ग है, सुदर्शन में अयोग्य अव्ययभाव समास के उदाहरण नहीं है। ठीक है, आजीवन और अनुदान ये वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको विभक्ति चिन्ह देखकर, क्योंकि सभी में क्या है, सुदर्शन में अगर देखो सुदर्शन चक्र होता है और दर्शन होता है दर्शन करना। अगर सु हटा देते हैं तो दर्शन का अर्थ बदल जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर ये उपसर्ग ना हो। अयोग्य में उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास के उदाहरण नहीं है। 122 का ऑप्शन 3। आजीवन में, अनुदान में भी भाई अनु उपसर्ग है, इसमें भी हाँ। तो आप अव्ययभाव समास में क्या करेंगे, दिन दिन के प्रति पीछे वाले शब्द को आप उठाएं, इसका विग्रह करें। तो सुदर्शन का आप विग्रह नहीं कर पाएंगे इस तरीके से ना। अयोग्य जो योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद है प्रश्न नंबर 123 और इसमें ये फिर से आपका प्रश्न जो है एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। और एनसीईआरटी से इस बार लगभग प्रश्न, जैसे मैंने 6 से 7 बताए थे, उससे भी मुझे लगता है 1-2 प्रश्न ज़्यादा ही पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 123 का सही आपको कोट नीचे दिया गया है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रश्न नंबर 123 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें नौबत खाने में इबादत, ये इसका लेखक ही पूछा है। देखो मैंने बताया था ना कि अगर एनसीईआरटी के कंटेंट आपने देखकर, विषय सूची देखकर अगर चैप्टर का नेम और उसका रचनाकार याद कर रखा हो तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही होता। तो इसने, ये किसने लिखा है, यतीन्द्र मिश्र ने, ये बिल्कुल सही है। ए का पहला ही आ जाएगा, ए का पहला ये बिल्कुल सही है। कुतर्कों का खंडन, ये किसने लिखा है, बी का, ये है कुतर्कों का खंडन। तो 123 का बताना है आपको, तो इसका आ जाएगा कुतर्कों का खंडन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। थोड़ा सा मैं और आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, जो कुतर्कों का खंडन है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है और पहला यतीन्द्र मिश्र का ही है। तो पहले का पहला ये सभी 3 ऑप्शन में है। और बी का हमने तीसरा बताया, तो बी का तीसरा, इस तरीके से आपका ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कहानी ये सभी को पता है कि ये मनु भंडारी की है और मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है 123 के बाद 124। तस्लीम शब्द का अर्थ है, तस्लीम शब्द का अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर करना है। तो तस्लीम शब्द का अर्थ है सम्मान में, ये भी एनसीईआरटी में से है। ठीक है, तस्लीम मतलब सम्मान में, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 125, इसमें भी स्थापना और तर्क दिए गए हैं और नीचे कूट दे रखे हैं। 125 का आपको बताना है, दो कूट स्थापना और तर्क दे रखे हैं, इन्हें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सॉरी। हमारे साहित्य ने इतिहास की बहुत रक्षा की है। चारणों के रासों और ख्यातों ने तथा राजाओं द्वारा सम्मानित राज कवियों के ऐतिहासिक काव्यों ने साहित्य के सौंदर्य के साथ इतिहास की सामग्री भी संचित कर रखी है, बिल्कुल सही है। ये जो आदिकाल है आपका, उसी के संदर्भ में रासो साहित्य को लेकर दिया गया है, क्योंकि आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया था वो ज़्यादातर ऐतिहासिक था और काफ़ी मात्रा में ऐतिहासिक जो सामग्री भी वहाँ से मिली, आपको देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है सुदन का सुजान चरित्र और पद्माकर के हिम्मत बहादुर विरुदावली एवं जगत सिंह विरुदावली आदि ग्रंथ इतिहास की अनेक घटनाओं पर यथेष्ट प्रकाश डालती हैं। तो ये तर्क भी बिल्कुल सही है, दोनों ही तर्क सही हैं। तो प्रश्न नंबर 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दोनों ही सही है। ठीक है, 126 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संस्मरण रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 126 का आपको सही आंसर करना है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि कूट भी दिखाने जरूरी हैं। और रेखाएं बोल उठी, ये किसका है? आपको 126 का सही आंसर करना है। थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, ये किसका है? तो ये रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। ठीक है, जाने अनजाने, ये किसका है? तो ये है जाने अनजाने, ये विष्णु प्रभाकर का है। प्रश्न नंबर 126 का सही आंसर करना है। तो ये है बी ऑप्शन का, फोर्थ हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर का। उसके बाद माटी की मूर्तें, ये किसने की है? ये रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं माटी की मूर्तें। और उसके बाद समय के पाँव, ये किसके हैं? माखनलाल चतुर्वेदी के। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 126 के बाद प्रश्न नंबर 127 आता है और बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है। अलग, तो 125 मैंने करवा दिया, 25 बच गए, 130 तक कर देते हैं, उसके बाद एक वीडियो और डाल दूंगी। अलग और उपल क्रम से किसके पर्याय हैं? तो अलग और उपल बताने हैं प्रश्न नंबर 127 का, तो इसमें कुछ आपको समझाना नहीं है। और 127 का 2 है, अलग जो है ये केस का है और उपल जो है पाषाण पत्थर का पर्याय है। अगर आपको एक उपल, मान लो अलग का नहीं पता, उपल का पता है, तो पर्यायवाची मैंने करवाई हैं, आप वहाँ से जरूर देख लें। तो उपल जो है पत्थर, पाषाण, ये पत्थर का पर्याय है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 128 है, फिर से निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चला लूँगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 28, कूट भी आपको दिखाई देने चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 128 है, 128 के कूट आपको नहीं दिख रहे हैं सारे, तो और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। प्रश्न नंबर 128 के अब दिख जाएगा यहाँ से। प्रश्न नंबर 128 का और थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। आप देखिए, तो प्रश्न नंबर 128 का आपको सही आंसर करना है। बाल मुकुंद गुप्त, ये किसकी रचना है? तो ये इसकी रचना है कर्जनामा। नाथूराम शर्मा, नाथूराम शर्मा का है, ये है गर्भरंडा रहस्य, ये इनकी है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनका अजय सर्गो नरक ठिकाना नहीं, ये इनके काव्य रचना है। और रामचरित उपाध्याय का जो है ये हो जाएगा विचित्र विवाह, ये इसके सामने ही है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो 3 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। भाई बहुत बड़े बड़े हैं, आप मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ी सी
मतलब थकान हो रही है, तो इससे आगे चलो 129 का तो और बता देते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। इसमें कुछ समझाना नहीं है, अगर आपको आता है, सही से आपने याद कर रखी हैं तो आप बता देंगे, ठीक है। रचना काल की दृष्टि से हिंदी साहित्य विमर्श, ये आप मेरी रचनाएं देख सकते हैं। मैंने आलोचनात्मक रचनाएं, नाटक, निबंध, कहानी सभी रचना के प्रकाशन वर्ष के साथ वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 130 है। प्रश्न नंबर 130, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? ये मैंने रीतिकाल और आदिकाल की एक अलग से वीडियो बना रखे थे, किसने को किस किस नाम से पुकारा है। जब आदिकाल की आप सारी वीडियो देखेंगे तो ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 131 अब मैं नहीं आगे करूँगी, 20 क्वेश्चन रह गए, ये मैं अगली वीडियो में करवा दूँगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें।